यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हमारे प्रश्न का उत्तर दो, आवाज ने फिर पूछा। ऐसा लग रहा था मानो उसने दक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो। जवाब ये है कि तुम मूर्ख हो, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वो उत्तर देना चाहता था, लेकिन बिना प्रश्न के यह असंभव था। वो भूतों की देखभाल करने के लिए चलने ही वाला था कि उसने फिर से आवाज सुनी। सही जवाब, आवाज ने कहा। ये शब्द सुनते ही दक्ष के हाव भाव अजीब हो गए। क्या बकवास है, उसने कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह काम कर गया। ये कैसे संभव था? यह कोई जवाब भी नहीं था और उसने झुंझलाहट में ऐसा कहा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जो व्यक्ति बिना सवाल के जवाब चाहता है वो मूर्ख है? और यही जवाब था। दक्ष आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया। जब उसे काफी देर तक आवाज नहीं सुनाई दी तो उसे लगा कि अब परीक्षा खत्म हो गई है। फिर भी उसने खुद को तैयार कर लिया कि अगर आत्माएं उस पर हमला करने की कोशिश करेगी तो वह उनसे निपट लेगा। दक्ष ने चलना शुरू किया, लेकिन किसी भी आत्मा ने उस पर हमला नहीं किया। जब उसे एहसास हुआ कि परीक्षा समाप्त हो गई है तो वह मुस्कुराया। ये बहुत कठिन था, फिर भी बहुत सरल था। वो सभी आत्माओं को पार करते हुए कमरे के अंत में स्थित दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकल गया। तारांकन 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 तारांकन, क्या बात है? यह उस प्रश्न का उत्तर था जो प्रश्न ही नहीं था। ऐसा ही लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। बधाई हो एल्डम्यू, आपके बेटे ने एक और परीक्षा पास कर ली है। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सभी बुजुर्ग बात करने लगे क्योंकि वे जवाब से आश्चर्यचकित थे और यह भी कि कैसे दक्ष ने इस अजीब परीक्षा को आसानी से पार कर लिया। ये बच्चा वास्तव में मेरी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। उसके पास वास्तव में अच्छा मौका है, रुआन यी ने मुस्कुराते हुए कहा। पीछे खड़े शिष्य भी दक्ष के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित थे। क्या मैंने सचमुच एल्डर रुआन को मुस्कुराते हुए देखा? मैंने भी देखा। अद्भुत। शिष्यों को ये देखकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि जो कठोर बुजुर्ग पहले कभी नहीं मुस्कुराए थे, वे उनके सामने मुस्कुरा रहे थे। तारांकन 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 तारांकन, दक्ष कमरे से बाहर निकला और एक लंबे गलियारे में चला गया जो कहीं जा रहा था। वो 20 मिनट से ज्यादा समय तक गलियारे से चलता रहा और एक चौराहे पर पहुंचा जहां 3 रास्ते थे। एक रास्ता बाईं ओर जा रहा था, दूसरा दाएं जा रहा था और आखिरी रास्ता सीधा जा रहा था। तीनों रास्ते सामान्य लग रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें कुछ भी गलत है। दक्ष ने बाईं ओर का रास्ता चुना और उसमें प्रवेश किया। वो फिर से 10 मिनट तक सीधे चलता रहा और एक बड़े क्षेत्र में पहुंच गया। पूरा मैदान पानी से भरी एक झील से घिरा हुआ था जो बहुत गहरी लग रही थी। दक्ष के पास झील पर एक छोटी नाव तैर रही थी। ये झील, मैं इसे उड़कर पार कर सकता हूँ, लेकिन इतनी सारी निगाहों के सामने जो मेरी हरकतों पर नजर रख रहे हैं, ऐसा करना मुश्किल लगता है। मैं इसे तैरकर भी पार कर सकता हूँ, लेकिन झील में कुछ खतरनाक होना चाहिए, अन्यथा उस नाव की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन वह नाव भी बेहतर विकल्प नहीं लगती। यह एक और परीक्षा होनी चाहिए और यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं बिना किसी समस्या के उस नाव का उपयोग करके पार कर सकता हूँ तो ये बहुत आसान होगा, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। वह नाव के करीब गया और उसे देखने लगा। लकड़ी की नाव बिल्कुल सामान्य लग रही थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति को ले जाने के लिए पर्याप्त बड़ी थी। नाव में एक छोटी सी बाल्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। जो भी हो, अगर यह एक परीक्षण है तो मैं केवल इस परीक्षण को पूरा कर सकता हूँ, दक्ष ने नाव के अंदर कदम रखते हुए कहा। तारांकन 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 तारांकन, बाहर खड़े एल्डर अभी भी स्क्रीन का उपयोग करके मृत्यु के भवन के अंदर मौजूद शिष्यों पर नजर रख रहे थे। इस समय स्क्रीन पर वो शिष्य दिखाई दे रहा था जो आगे चल रहा था। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मुझे लगता है कि वह दूसरों से पहले दौड़ पूरी कर लेगा और जीत जाएगा, स्क्रीन की ओर देखते हुए एक बुजुर्ग ने कहा।
नहीं, वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो आखिरी ट्रायल के अंत तक भी पहुंच जाता तो भी वह अकेले उसे पूरा नहीं कर पाता। वहां पहुंचने पर उसे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती। मैंने जो सुना है उसके अनुसार इस इवेंट को इसी उद्देश्य से बनाया गया था। सच? तुमसे ये किसने कहा? मैं ऐसा नहीं कह सकता। जो भी हो यार, अगर यह जानकारी सच है तो यह कोई मंदिर का पुजारी ही होगा। मैं तुमसे उसका नाम नहीं पूछूंगा। दो बुजुर्ग आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी स्क्रीन बदल गई और दक्ष दिखाई देने लगी। दक्ष उनके सामने नाव में चढ़ गया। ओह, वो दर्द की झील में है। मुझे लगता है कि हम जल्द ही उसकी चीखें सुनने वाले हैं, एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। सच है, वो इस मुकदमे को उतनी आसानी से पास नहीं कर सकता जितनी आसानी से उसने अन्य मुकदमे पास किए थे, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। एल्डर म्यू यून और रुआन यी गहरी भौहें सिकोड़कर स्क्रीन की ओर देख रहे थे। म्यू यून इतनी चिंतित थी कि यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने अपनी मुठियां बंद रखी और स्क्रीन पर दक्ष को देखा। चिंता मत करो, असली पुरुष दर्द के बारे में चिंता नहीं करते। म्यू लिन निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। वो सफल हो सकता है, और अगर वो असफल भी होता है तो आप जानते हैं कि वह सुरक्षित रहेगा। रुआन यी ने म्यू यून को दिलासा दिया क्योंकि उसने उसके चेहरे पर चिंता देखी थी। मैं ठीक हूँ, म्यू यून ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसके भाव शांत नहीं हुए। तारानकन 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 नाव झील के दूसरी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह आधी दूरी पर पहुंची वह रुक गई। दक्ष ने चाहे जो भी किया, नाव आगे नहीं बढ़ी। उसने पानी की आवाज भी सुनी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो हवा के बीच से एक काला तरल पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दिया, जो नाव पर रखी बाल्टी पर गिर रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाल्टी पूरी तरह भर गई और बाल्टी में काला तरल गिरना बंद हो गया। दक्ष वहीं बैठा ये सोच रहा था कि उसे बाल्टी और उसमें भरे काले तरल पदार्थ का क्या करना होगा। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी जो उसी आवाज जैसी लग रही थी जो पिछले कमरे में उससे सवाल पूछ रही थी। तुम्हारे पास की बाल्टी में कुछ है। अगर उस तरल पदार्थ की एक बूंद झील में गिरती है तो आत्माएं क्रोधित होकर बाहर आएंगी और तुम पर हमला करेगी। अगर उस तरल पदार्थ की एक बूंद नाव पर गिरती है तो नाव नष्ट हो जाएगी और तुम भूत आत्माओं की झील में समा जाओगे। अगर बाल्टी से शराब नहीं निकाली गई तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। अगर तुम 10 मिनट में इस कमरे को नहीं छोड़ते तो एक आत्मा तुम पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें मार डालेगी। तय करो कि तुम क्या करोगे, आवाज ने कहा। यह एक और पहेली की तरह लगता है। मुझे लगता है कि एल्डर सही थे। मृत्यु का हॉल शुद्ध साधना से ज्यादा अन्य क्षमताओं के बारे में है। जहां तक इस पहेली का सवाल है, ये वास्तव में जटिल है। मैं उस तरल को बाल्टी में नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं इसे बाहर भी नहीं फेंक सकता। अगर यह नाव पर गिरता है तो नाव नष्ट हो जाएगी, और अगर यह पानी में गिरता है तो मुझ पर हमला किया जाएगा। बाल्टी से तरल निकाले बिना नाव आगे नहीं बढ़ेगी, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम उस तरल को दूसरे कंटेनर में डाल सकती हो, बाल्टी साफ हो जाएगी, जुन ने दक्ष से कहा जब वह पास में दिखाई दी। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि इस पहेली के डिजाइनर को भी यही सोचना चाहिए था, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन, ये बच्चा खुद से बहुत बातें करता है, मंदिर के मास्टर ने स्क्रीन पर दक्ष को देखकर बड़बड़ाया। मुझे लगता है कि उसे भी अपने पिता की तरह खुद से बात करने की आदत पड़ गई है। तारानकन 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 तारानकन, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उन्होंने इस बात के बारे में सोचा होता तो वे पहेली में इसका उल्लेख करते। किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो और बस इसे करो, जुन ने जोर देकर कहा। ठीक है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह अपने भंडारण रिंग से एक और बाल्टी लेकर आया और उसे नाव पर रख दिया। उसने वह बाल्टी उठाई जिसमें काला तरल पदार्थ था और उसे दूसरी बाल्टी में डालना शुरू कर दिया। तारानकन 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 तारानकन, ये बुरा विचार नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। वह निश्चित रूप से इसे इस तरह से खत्म नहीं करने जा रहा है। युवा लोग निश्चित रूप से यह सोचना पसंद करते हैं कि बुजुर्ग नहीं थे और वे जो सोच सकते थे उसे सोचें, मंदिर के मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा।
तारांकन 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 तारांकन। दक्ष ने सारा काला तरल पदार्थ उड़ेल दिया और उसे खाली कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं थी कि इससे वह काम नहीं हुआ जो वह करना चाहता था। उसकी चिंताएं निराधार नहीं थीं, क्योंकि यह योजना तुरंत विफल हो गई। काला तरल पदार्थ गिरने के तुरंत बाद दूसरी बाल्टी पिघलने लगी। सारा तरल नाव के फर्श पर गिर गया। मुझे लगता है कि तुम सही थे, मैंने गलती की। फिर भी ये ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्माएं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बस नाव से उतर जाओ और दूसरी तरफ चले जाओ। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अब मेरे पास कोई और विकल्प है? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, क्योंकि उसने देखा कि नाव भी पिघल रही है। नाव झील के पानी में डूबने लगी। दक्ष झील से कूद गया और झील के दूसरे छोर की ओर तैरने लगा। झील की आत्माएं बाहर निकल आईं और उस पर हमला करने लगी, लेकिन वे उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। तकनीकी रूप से अब दक्ष के पास दोगुनी सुरक्षा थी। उच्च रैंकिंग वाले लोगों के लिए यह मंदिर के मास्टर के हार की वजह से था जिसमें ये क्षमता थी, और दक्ष के लिए यह उसके वंश और अंधेरे के नियम की वजह से था। ये भ्रम दक्ष के पक्ष में काम आया, क्योंकि किसी ने उस पर संदेह नहीं किया और बस मान लिया कि यह हार था। दक्ष झील के दूसरी ओर तैर गया। कमरे के दूसरी ओर पहुंचने के बाद वह झील से बाहर निकल गया। तैरते समय उसने देखा कि कई आत्माएं उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकी। आत्माओं ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि दक्ष झील छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दक्ष झील के दूसरी ओर से निकलकर कमरे से बाहर चला गया। ये परीक्षाएं इतनी कठिन नहीं लगती। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान यात्रा रही है। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। ये हॉल ऑफ डेथ इतना बुरा नहीं है। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय तो इससे भी ज्यादा बुरा था, दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। दक्ष कमरे से बाहर निकला और खुद को रेत से भरे कमरे में पाया। उसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया और पाया कि वह हिल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर रेत में फंस गए हैं, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। उसने अपने शरीर को पीछे धकेलने के लिए अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका दूसरा पैर भी फंस गया था। वो खुद को मुक्त नहीं कर सका। भले ही वो अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो अपने पैरों को मुक्त नहीं कर पाया। लगता है तुमने कोशिश का झंडा उठा लिया है, जुन ने दक्ष से कहा, और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। इसका जिक्र मत करो, दक्ष ने झुंझलाहट में जवाब दिया, क्योंकि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। अगर ऐसा करना पड़े तो मैं इस रेत को काट दूंगा, दक्ष ने कहा, और उसने एक और वज्र तलवार बनाई और उसका इस्तेमाल अपने पैरों को पकड़े हुए रेत को काटने के लिए किया। वो सावधानी बरत रहा था कि कहीं गलती से उसके पैर न कट जाएं, लेकिन उसे एक आश्चर्य का सामना करना पड़ा। वज्र तलवार रेत पर लगी, लेकिन वह रेत को काट नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार किसी अमर वस्तु पर लगी हो, जिसे वज्र तलवार से काटना असंभव था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। रेत उसके हाथ को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कोई जानवर उसे छोड़ने को तैयार ही न हो। आखिर यह चीज क्या है? इसे वज्र तलवार से भी नहीं काटा जा सकता। आमतौर पर मैं इस जगह से निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता, लेकिन डेथ हॉल के अंदर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि लोग देख रहे होंगे, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। वो जमीन पर बैठ गया, सोच रहा था कि वो इस जगह से निकलने के लिए क्या कर सकता है। अपने पैरों के बिना वहां से निकलना असंभव था। जब दक्ष सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है, तो उसने जमीन पर हलचल महसूस की। रेत ऊपर जा रही है। नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ। यह एक बकवास रेत है। दक्ष ने चिल्लाते हुए देखा कि उसके पैर रेत में धंस गए हैं। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो खुद को मुक्त नहीं कर सका। वह जानता था कि इस स्थिति में खुद को उजागर किए बिना कुछ भी करना असंभव था, लेकिन फिर भी उसने आखिरी क्षण तक इंतजार करने की कोशिश की। वह जानता था कि यह शायद एक परीक्षा थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे सिर्फ एक शिष्य को रेत में दफनाने के लिए परीक्षण करें। निश्चित रूप से इसमें कुछ और भी था। वो इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।
उसने अपने पूरे शरीर को फिर से अंतरिक्ष अवरोध से घेर लिया ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके, भले ही वह रेत में समा जाए। अगर उसे लगता कि वह किसी खतरे में है और उसके बाद भी वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, तो वह केवल टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर सकता था और इसे टालने की कोशिश कर सकता था। उम्मीद करता था कि कोई भी यह नहीं देखेगा कि वह रेत से बच गया है और आखिरी कमरे में दिखाई दिया है। दक्ष का शरीर रेत में धंसता जा रहा था और जल्द ही उसकी कमर से नीचे का शरीर रेत में डूब गया। उसके शरीर का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही अभी भी बाहर था। कुछ और समय बीत गया और दक्ष पूरी तरह से रेत में समा गया। वह देखना चाहता था कि उसके निगल जाने के बाद क्या हुआ, ताकि वह जान सके कि सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करना उचित है या नहीं। लेकिन निगल जाने के बाद उसने पाया कि वह नीचे गिर रहा है। दक्ष हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। तो यह कोई मौत का जाल नहीं था, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। भले ही यहाँ परीक्षण कठिन है, लेकिन किसी को खुद को बचाने का कोई मौका दिए बिना उसे मारना नहीं है, दक्ष ने खड़े होते हुए सोचा। उसने अपनी बगलों की ओर देखा और पाया कि वो सड़क जैसी जगह पर खड़ा है। उसके दोनों तरफ दो ऊंची दीवारें थीं जो सड़क के साथ साथ चल रही थी। दक्ष चलने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसे लगातार सुनाई दे रही थी, जिसने उसे बताया था कि उसे परीक्षा पास करने के लिए क्या करना होगा। उसी आवाज ने उससे बिना सवाल पूछे जवाब पूछा और उसी आवाज ने उसे काले तरल के बारे में बताया। तुम मौत की भूल भुलैया में आ गए हो। ये भूल भुलैया घातक जालों और बुरी आत्माओं से भरी हुई है। बचने के लिए बाहर निकलने का रास्ता खोजो, असफल हो जाओगे और मर जाओगे, आवाज ने कहा। भूल भुलैया हूँ, रेत से बेहतर, दक्ष ने आगे काम करना शुरू करते हुए कहा। वो सड़क पर तब तक चलता रहा जब तक सड़क 5 भागों में विभाजित नहीं हो गई, जो प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में जाती थी। प्रत्येक सड़क विशाल दीवारों से घिरी हुई थी, जिससे यह एक वास्तविक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। दक्ष ने आगे का रास्ता चुना और उस पर चलना जारी रखा। रास्ते में उसे कई विकल्प मिले, जहां उसे वह रास्ता चुनना था जिस पर वह चलना चाहता था। लेकिन अंततः वह एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां एक दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया था। मुझे लगता है कि मैंने गलत रास्ता चुना, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह कुछ हद तक निराश था कि उसे इतने लंबे समय तक चलना पड़ा और वह एक मृत अंत पर पहुंच गया। वह वापस जाने के लिए मुड़ा और एक अलग रास्ता चुना, लेकिन तभी उसे खतरे का एहसास हुआ। वह हवा में उछला और कुछ मीटर पीछे जाकर गिरा। उसने देखा कि जहां वह खड़ा था वहां जमीन फट गई। जमीन से एक इंसान निकला। उसके पास एक पीला कौशल था जो पूरी तरह से खून से रहित लग रहा था। उसके पास 2 तलवारें थीं, प्रत्येक हाथ में एक तलवार। एक लाश कठपुतली, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो म्यूलिन की पृथ्वी स्तर की तलवार भी बाहर ले आया। मुझे लगता है कि यह वही जाल है जिसके बारे में वह आवाज बात कर रही थी, दक्ष ने लाश की कठपुतली को देखते हुए कहा। जो भी हो, अगर यह जाल है तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा, लोन चेन ने गरजते हुए कहा और बिजली की तरह लाश कठपुतली की ओर दौड़ा। लाश की कठपुतली भी दक्ष की ओर बढ़ी और उसने अपनी तलवार से वार किया। दक्ष को उम्मीद थी कि कठपुतली उसकी साधना जितनी ही ताकतवर होगी, क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार उन्होंने सभी के लिए परीक्षण निष्पक्ष बनाए थे। कठपुतली को उसकी साधना के अनुसार उसके जितना ही ताकतवर होना चाहिए था, और उसकी साधना में उसकी सटीक ताकत नहीं दिखाई गई थी। इसलिए दक्ष का मानना था कि वह कठपुतली से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। दक्ष की तलवार कठपुतली की तलवार से टकरा गई। दक्ष के हाव भाव बदल गए जब उसे एहसास हुआ कि उसकी धारणा मजबूत थी। भले ही वह अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन लाश कठपुतली उससे ज्यादा शक्तिशाली थी। दक्ष को पीछे की ओर उछाला गया। दक्ष पीछे की ओर उछला और दीवार से टकराया। वो जमीन पर गिर गया और दीवार पर एक गड्ढा बन गया। दक्ष खड़ा हुआ और अपने कपड़े थपथपाने लगा। मैं गलत था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी शारीरिक शक्ति एक पीक स्काई रियल्म कल्टीवेटर के बराबर है। मैं शुद्ध शक्ति का उपयोग करके नहीं जीत सकता, और मैं निश्चित रूप से अपने वास्तविक कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। ये बाधा बहुत खराब है, दक्ष ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि वो लाश की कठपुतली को देख रहा था।
तुम्हें पहले से ही पता था कि यह आसान नहीं होगा, अब तुम इसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? जून ने दक्ष से पूछा। मुझे पता था कि यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। मुझे लगा कि मैं अपने असली कौशल की आवश्यकता के बिना भी इसे पास कर लूंगा। आखिर वह लाश कठपुतली उस परीक्षण में इतनी मजबूत क्यों है, जिसका साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? यही एकमात्र कारण है कि मेरी गणना गलत है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जो भी हो, मैं वही उपयोग करूंगा जो मेरे पास है। यदि मैं शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, तो मैं केवल वही कौशल उपयोग करूंगा जो मैं अभी कर सकता हूं, और थोड़ा सा दिमाग, उसने कहा और अपनी तलवार को वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया। तारानकन 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 तारानकन। वह अपनी तलवार वापस रख रहा है। क्या वह हार मान रहा है? मुझे उसके बेटे से और अधिक लड़ने की दृढ़ता की उम्मीद थी। यह एक निराशा थी, मंदिर के मास्टर ने कहा जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने तलवार वापस रख ली है। छोटा दोस्त, हार मान लेना यहाँ कोई समाधान नहीं है, उन्होंने बुदबुदाया। तारानकन 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 तारानकन। क्या वो हार मान रहा है? मंदिर बलिदान में उनकी यात्रा समाप्त हो गई है। मुझे उनसे और अधिक की उम्मीद थी। सभी बुजुर्ग जो कुछ देख रहे थे उससे निराश थे। उन्हें उम्मीद थी कि दक्ष कम से कम लड़ाई तो लड़ेगा, लेकिन एक बुजुर्ग के बेटे को डरा हुआ देखना उनकी उम्मीद से परे था। बाहर खड़े शिष्य भी आपस में बकबक करने लगे। उनमें से ज्यादातर दक्ष को काया बताकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने यह बात धीमी आवाज में कही ताकि एल्डर मुयून उनकी बातचीत न सुन ले। तारानकन 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 तारानकन। महेंद्र प्रताप ने भी अपने सेल के अंदर स्क्रीन पर नजर डाली। हाँ, मुझे लगता है कि आपके वंश से कोई व्यक्ति यहीं तक जा सकता है। हालांकि ये बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके चचेरे भाई का बेटा इतनी दूर तक पहुंच जाएगा। ये भूत मंदिर की महान शिक्षा के कारण ही होगा। अगर वह आपका बेटा होता तो हॉल ऑफ डेथ के अंदर कदम रखते ही उसकी मृत्यु हो जाती, महिला ने महेंद्र प्रताप से कहा और वह हंस पड़ी। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष ने तलवार को अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया और लाश की कठपुतली को देखा। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ निश्चयी दिख रही थीं। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उसने लड़ाई छोड़ दी है। वज्र की तलवार कला, दक्ष ने कहा जब उसने अपनी अधिकांश क्यूई का उपयोग करके एक बड़ी वज्र तलवार बनाने का प्रयास किया, जो अभी तक उसकी क्षमता से अधिक थी। दक्ष के सामने एक वज्र तलवार बनाई गई जो लगातार बड़ी होती गई और अंततः 5 मीटर लंबी और आधा मीटर चौड़ी हो गई। मेरे दुश्मनों को काट दो, दक्ष ने गरजते हुए अपना हाथ लाश कठपुतली की ओर बढ़ाया। वज्र तलवार लाश कठपुतली के सिर पर वार कर रही थी। लाश कठपुतली जो लड़ाई शुरू होने के बाद से ही वहीं खड़ी थी, आखिरकार बिजली की गति से तलवार को चकमा देते हुए आगे बढ़ी। वो वज्र तलवार के हमले को बाल भर की दूरी से चकमा देने में कामयाब रहा। दक्ष को पता था कि यह एक संभावना है, इसलिए उसने वज्र तलवार के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जबकि लाश कठपुतली वज्र तलवार को चकमा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। दक्ष लाश कठपुतली का हाथ पकड़े हुए उसके पास आया। दक्ष ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को घुमाया तथा अपनी शारीरिक शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए लाश की कठपुतली को आकाश की ओर फेंक दिया। लाश कठपुतली दीवार की ओर उड़ गई, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर उसे दीवार के दूसरी तरफ फेंकने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। लाश कठपुतली दीवार के दूसरे छोर पर जा गिरी। दीवार अब दक्ष और लाश कठपुतली को अलग कर रही थी। वह लाश कठपुतली उड़ नहीं सकती और वह दीवार भी नहीं तोड़ सकती। ये लड़ाई खत्म हो गई है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मैं हैरान हूँ। अच्छा काम है। जून दक्ष के पास आया और उसकी प्रशंसा की। मैं हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ, दक्ष ने सहजता से जवाब दिया, जिस पर जून ने बस अपनी आंखें घुमाई। दक्ष उस जगह से जाने लगा और बाहर निकलने का सही रास्ता ढूंढने के लिए वापस चलने लगा।
दक्ष भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए 1 और घंटा बीत गया। इस 1 घंटे के दौरान दक्ष कई बंद जगहों पर पहुंचा और उसे कई जाल मिले। कभी कभी दीवारों से निकले तीरों से उस पर हमला होता था, तो कभी कभी उसे कि वह राजा की है। आखिरकार कोई तो यहाँ है। बच्चे, जल्दी करो और उस जगह पर आओ ताकि हम शुरू कर सके। मैं इस कमरे में खड़े खड़े थक गया हूँ। चलो शुरू करते हैं ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं और मार सकूं। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता हूँ। दक्ष ने एक आवाज सुनी। दक्ष ने सामने की ओर देखा और वहां भी वही संरचना देखी। वहां 17 समान दिखने वाले सफेद कपड़े पहने हुए मनुष्य खड़े थे। वहां एक और व्यक्ति था जो राजा के स्थान पर खड़ा था। वो भूत मंदिर का एक शिष्य था जिसे दक्ष ने पहले देखा था। वो शिष्य एक शिखर आकाश क्षेत्र का साधक था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। ये ताकत की लड़ाई नहीं लगती। जहां तक शतरंज जैसी चीज का सवाल है, ये ट्रायल का मुख्य घटक होना चाहिए। क्या मुझे राजा की जगह पर खड़ा होना चाहिए और शतरंज के तरीके से लड़ना चाहिए? लेकिन ये शतरंज नहीं है। मैं नियम और कुछ भी नहीं जानता। बक्सों की संख्या भी गलत है, दक्ष ने सोचा और भौहें सिकोड़ ली। हमें यहाँ क्या करना चाहिए? दक्ष ने कमरे के दूसरी तरफ खड़े लाल बालों वाले शिष्य से पूछा। क्या तुम मूर्ख हो? जब हमारे सामने लिया गई बोर्ड है तो हम और क्या कर सकते हैं? हमें लिया गई और हमारे पास मौजूद मोहरों का इस्तेमाल करके युद्ध करना चाहिए। केवल राजा जो बच जाएगा वही आगे बढ़ सकता है। अब चुप हो जाओ और राजा की जगह पर कदम रखो ताकि मैं युद्ध शुरू कर सकूं और तुम्हें मार सकूं। लाल बालों वाले शिष्य ने गुस्से में कहा और दक्ष को डांटा। हालांकि मैं नियमों को नहीं जानता, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। कोई बात नहीं, बस राजा के स्थान पर कदम रखो और युद्ध शुरू करो। अगर तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है तो अपना क्रिस्टल तोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। अपनी मूर्खता से मेरा समय बर्बाद मत करो। लाल बालों वाला लड़का झुंझलाहट में बोला। ये कमीना मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि उसका खून खौल रहा है और उसका गुस्सा बढ़ रहा है। उसे नजरअंदाज करो, अपना आपा मत खोना। अगर उसे तुम्हारी असली ताकत पता होती और पता होता कि तुमने उसके जैसे कितने साधकों को मारा है, तो वह तुम्हारे सामने कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। उसे बस एक चींटी समझो और उसे नजरअंदाज करो। जून ने दक्ष को शांत करने के लिए कहा। क्या तुम्हें इस खेल के बारे में कुछ पता है? मुझे कोई जानकारी नहीं है और बिना किसी जानकारी के अगर मैं वहां कदम रखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, दक्ष ने जून से पूछा जब उसकी नजर जमीन पर पड़े राजा के खाली बक्से पर पड़ी। तारांकन 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 वहां लिया गई है। मैंने उसे दुर्घटना के बाद लिया गई के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया और शायद वह अपनी यादों के कारण वह सब कुछ भूल गया है जो वह जानता था। मु यून ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा। इसे कुचल दो क्रिस्टल, कृपया उस क्रिस्टल को कुचल दो, उसने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा सही निर्णय लेगा और परीक्षण छोड़ देगा। सच है, लिया गई के बारे में बिना किसी जानकारी के वो जीत नहीं सकता। अगर वो बोर्ड पर कदम रखेगा तो वह केवल मौत की तलाश में होगा। उसे क्रिस्टल को कुचलने की जरूरत है, रुआन यी ने स्क्रीन पर दक्ष को घूरते हुए कहा। हम यहीं पर उसकी यात्रा समाप्त होती है। मुझे पता था कि यह कमीना कभी भी परीक्षण पूरा नहीं कर सकता। तो क्या हुआ अगर उसने कुछ लोगों को मार डाला और कुछ परीक्षण पूरे कर लिए? कोई भी व्यक्ति अगर भाग्यशाली हो तो कुछ परीक्षण पूरे कर सकता है। केवल बाद के चरणों में ही एक शिष्य की असली प्रतिभा दिखाई जा सकती है। एल्डर फू मिन ने अपने चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ सोचा, जैसे कि वो दक्ष के दुर्भाग्य का आनंद ले रही थी। वो दक्ष को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे रुआन यी का समर्थन प्राप्त था, जिसने उसका और उसके उम्मीदवार का अपमान किया था। तारांकन 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 मुझे लगता है कि मैंने ऊपरी क्षेत्र में ये खेल देखा है और मैं शायद आपके मोहरों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं हमें जीत दिला सकती हूँ, जून ने दक्ष से कहा जब वो उसके पास आए। कुछ न होने से तो जो भी हो बेहतर है, बस मुझे खेल के नियम बता दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, दक्ष ने जून से कहा।
अपने पिछले जीवन में दक्ष की मृत्यु के समय वह एक युवा कॉलेज छात्र था। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह महान नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह कुछ भी नहीं समझ सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह केवल पढ़ाई के बजाय अन्य चीजों पर अधिक प्रयास करता था। वो शतरंज क्लब का भी हिस्सा था और कॉलेज के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में से एक था। अगर उसे नियम पता होते और अगर वे शतरंज के समान होते, तो उसे लगता कि वह अपनी योजना का उपयोग करके जीत सकता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको संक्षेप में नियम समझाता हूँ। आपकी तरफ की हर कठपुतली को लिया गई का एक टुकड़ा दर्शाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, तो हर टुकड़े के शरीर पर एक नंबर लिखा होता है। पहले टुकड़े के शरीर पर नंबर 1 लिखा होता है और 17वें टुकड़े पर 17 नंबर लिखा होता है। आपको शायद 18 नंबर का माना जाएगा। जुन ने समझाना शुरू किया। अरे, तुम बेकार हो। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अपना काम बोर्ड पर करो या यहाँ से भाग जाओ। यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो। मैंने अपने परीक्षणों को इतनी जल्दी इसलिए पास नहीं किया कि एक बेकार बच्चे के निर्णय का इंतजार करूं। मुझे दूसरों के बराबर पहुंचना है। लाल बालों वाले शिष्य गुस्से में चिल्लाते रहे, लेकिन दक्ष ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और जून पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी उपेक्षा करो और जो कह रहे थे वही कहते रहो, उसने जून से कहा और अपनी बाहें मोड़ ली तथा अपनी आंखें बोर्ड पर टिकाए रखा, जिससे ऐसा लगे कि वह अपने निर्णय के बारे में सोच में खो गया है। तारांकन 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 तारांकन। मौत के हॉल के बाहर प्रसारण देख रहे सभी लोग हैरान थे कि दक्ष इतनी देर तक क्यों बोल रहा था। उसे बस क्रिस्टल को कुचलना था क्योंकि उसे इस परीक्षण को खत्म करने की कोई उम्मीद नहीं थी। शायद वह याद करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो लियांगई के बारे में अपनी खोई हुई याददाश्त से कुछ याद कर सकता है, तो उसके पास जीतने का मौका हो सकता है, रुआंग यी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसने अपना हाथ उसकी थोड़ी पर रखा और बड़ी दिलचस्पी से दक्ष के चेहरे को देखा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो गंभीरता से नहीं सोच रहा है? क्या मैं गलत थी? क्या वो जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है? उसने दक्ष के हाव भाव देखकर सोचा। तारांकन 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 तारांकन। ये बारी बारी से खेला जाने वाला खेल है। 1 से 9 तक की संख्या में टुकड़े सामान्य होते हैं, जो प्रत्येक बार केवल एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। जब आपका टुकड़ा दूसरे खिलाड़ी के टुकड़े से ठीक पहले पहुंच जाता है, तभी वे प्रतिद्वंद्वी के टुकड़े को मार सकते हैं, झुन ने कहा। ये शतरंज के मोहरों की तरह लगता है, लेकिन उसने मोहरों की तरह क्रॉस बॉक्स में हत्या करने के बारे में कुछ नहीं कहा। दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया जब उसने अग्रिम पंक्ति में खड़ी कठपुतलियों को देखा। क्या आगे के मोहरों के बारे में कोई नियम है? क्या वे प्रतिद्वंद्वी के मौजूद होने पर क्रॉस में आगे बढ़ सकते हैं? दक्ष ने झुन से पूछा। वे ऐसा नहीं कर सकते। वे केवल आगे बढ़ सकते हैं और सामने वालों को मार सकते हैं, जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इससे खेल और रणनीति दोनों ही बहुत बदल जाएंगे। मुझे लगता है कि यह सब इतना आसान नहीं होगा, दक्ष ने सोचा और उसने गहरी सांस ली। मुझे अन्य टुकड़ों के बारे में बताओ, दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए जून से पूछा। 10वें से 15वें मोहरे तक के मोहरे क्रॉस में केवल 2 कदम ही चल सकते हैं। यदि वे प्रतिद्वंद्वी के मोहरे से पहले पहुंच जाते हैं, तो वे उसे मार सकते हैं। वे अपने से पहले या क्रॉस पर 1 कदम आगे बढ़कर मार सकते हैं, झुन ने अन्य मोहरों के बारे में बताया। तो मेरे पास 5 बिशप हैं जिनकी कुछ सीमाएं हैं और कुछ फायदे भी हैं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लाल बालों वाला आदमी दक्ष पर चिल्लाता रहा मानो वह पागल हो रहा हो, क्योंकि वह उसे अनदेखा कर रहा था। दक्ष ने उसे नजरअंदाज करना जारी रखा और उसके टुकड़ों को बेहतर ढंग से समझने पर ध्यान केंद्रित किया। 16वां और 17वां टुकड़ा किसी भी दिशा में 3 कदम आगे बढ़ सकता है, सामने या क्रॉस। अन्य हत्या के तरीके समान है, झुन ने बाकी टुकड़ों के बारे में बताया। तो वे सिर्फ अपंग रानियां हैं। मैं समझ गया। राजा कितने कदम चल सकता है? दक्ष ने जुन से पूछा, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा मोहरा था जिसके बारे में उसे अब तक पता नहीं था। राजा खेल में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए यदि आपके मोहरे पहले मर जाते हैं, तो प्रतिद्वंद्वी आपको आसानी से मार सकता है और आप बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मोहरों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना सुनिश्चित करें। अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो मैं आपको भी सलाह दूंगा।
जून ने दक्ष से कहा। दक्ष अपनी सांस रोक नहीं सका। यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन होने वाला है, दक्ष ने सोचा और उसने गहरी सांस ली। तुम एक घटिया इंसान हो, हिम्मत रखो और डरपोक जानवर बनना बंद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम 5 सेकंड में उस बॉक्स के अंदर कदम नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम उस क्रिस्टल को तोड़ दो और मौत के हॉल से बच जाओ। लाल बालों वाला लड़का गरजते हुए बोला और उसने दक्ष की ओर अपनी उंगली उठाई। अगर वो कर सकता तो वो अपनी साइड से बाहर निकलकर दक्ष पर वहीं और अभी हमला कर देता, लेकिन अपनी जगह पर कदम रखने के बाद वो अपनी स्थिति में फंस गया था। वो दक्ष के बोर्ड के अंदर कदम रखने या इस जगह से चले जाने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। 5 सेकंड हो, मैं तब तक इंतजार करूंगा, दक्ष ने कहा और पीछे हट गया और लाल बालों वाले आदमी को और अधिक परेशान करने के लिए दीवार पर अपनी पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, कसम खाता हूँ, लाल बालों वाला लड़का चिल्लाया जब उसने देखा कि दक्ष उसका मजाक उड़ा रहा था। देखा, 5 सेकंड पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब मैं यहाँ कई दिनों तक रह सकता हूँ और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अपनी मोटी खोपड़ी में ये बात डाल दो। जहाँ तक मौत की बात है, जरूर, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मुझे अब तुम्हारे साथ खेलने का मन कर रहा है, दक्ष ने कहा और लाल बालों वाले लड़के द्वारा उसे दिया गया समय खत्म होने के बाद वो बोर्ड की ओर बढ़ने लगा। वो बोर्ड के सामने खड़े लाल बालों वाले लड़के की ओर मुस्कुराया। वो एक कदम आगे बढ़ा और खेल में अपना स्थान ले लिया। अच्छा, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दर्द कैसा होता है। तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे, लाल बालों वाले लड़के ने गरजते हुए कहा और अपनी उंगली दक्ष की ओर इशारा किया। तो क्या हुआ अगर तुम क्रोधित हो? ऐसा नहीं है कि तुम इस परीक्षण से बचकर भविष्य में मेरे लिए परेशानी बनने जा रहे हो। अब तुम्हारी बारी है क्योंकि तुम पहले थे। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे भी दूसरों के साथ मिलना है। मेरे पास तुम्हारी तरह बर्बाद करने के लिए असीमित खाली समय नहीं है, दक्ष ने लापरवाही से कहा और उसने लाल बालों वाले लड़के को उपहासपूर्वक देखा। वो लाल बालों वाले लड़के को 2 कारणों से परेशान कर रहा था। सबसे पहले क्योंकि वो उस व्यक्ति पर गुस्सा था और वो उसे दुखी करना चाहता था। दूसरे, ये दिमाग का खेल था और जितना अधिक वो प्रतिद्वंद्वी को गुस्सा दिलाता, उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक होती क्योंकि प्रतिद्वंद्वी अपना पूरा ध्यान खेल पर केंद्रित नहीं कर पाता। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक इतने दिखावटी बने रहोगे, लाल बालों वाले लड़के ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा। नंबर 1, एक कदम आगे बढ़ो, उसने अपने मोहरे को आगे बढ़ने का आदेश देते हुए कहा। नंबर 5, अपना पहला कदम उठाओ, दक्ष ने तुरंत जवाब दिया। नंबर 1, एक और कदम आगे, लाल बालों वाला लड़का बोला। यह एक बच्चे के साथ खेलने जैसा है। तुम बहुत सावधान हो और हर चाल चलने में इतना समय ले रहे हो। तुम सच में होशियार नहीं हो, है ना? दक्ष ने फिर से चाल चलते हुए हंसते हुए कहा। उसने वह मोहरा बनाया जो लाल बालों वाले लड़के के मोहरे वाली लेन पर था। उनमें से हर कोई एक के बाद एक चाल चलता रहा, लेकिन लाल बालों वाला लड़का वास्तव में दक्ष की बातों से प्रभावित लग रहा था। वह दक्ष को गलत साबित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के की साधना बहुत अच्छी है, लेकिन उसका क्रोध प्रबंधन बहुत खराब है। यह मेरे पक्ष में काम कर सकता है, दक्ष ने लाल बालों वाले लड़के के चेहरे को देखते हुए सोचा। नंबर 3, सफेद राजा के नंबर 4 को मार डालो, दक्ष ने आदेश दिया क्योंकि उसे दुश्मन के मोहरे को मारने का अवसर दिखाई दिया। काले कपड़े पहने मुर्दे की कठपुतली ने अपनी तलवार उठाई और उसे घुमाया। उसने अपने सामने खड़े सफेद कपड़े वाले कठपुतली का सिर काट दिया। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, तुम एक बेकार आदमी हो जो ठीक से खेल नहीं सकता। तुम पहले ही एक मोहरा हार चुके हो। यह अजीब है कि तुम मुझे मारने के बारे में शेखी बघार रहे थे जबकि तुम मेरे मोहरों को भी नहीं मार सकते। तुम्हें बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और मुझे तुम्हें मारने देना चाहिए। ये खेल उबाऊ है जब मैं एक बच्चे के दिमाग के खिलाफ हूँ जो मेरे मोहरों को भी नहीं मार सकता,
दक्ष ने लाल बालों वाले लड़के को अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ देखा। तुम कमीने, बेवकूफ मत बनो, क्या तुम मेरे टुकड़े भूल गए हो? लाल बालों वाला लड़का मुस्कुराते हुए बोला। नंबर 15, क्रॉस में 2 कदम आगे बढ़ो और नंबर 3 को मार दो, उसने अपने मोहरों को आदेश देते हुए कहा। उसका मोहरा आगे बढ़ा और उसने दक्ष के मोहरे पर हमला कर दिया और उसे एक क्षण में ही मार डाला। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि उसने अपने बचाव में कोई कमी छोड़ दी थी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। नंबर 16, उत्तर पश्चिम की ओर 3 कदम बढ़ो, दक्ष ने अपनी रानी को आदेश दिया। क्या तुम सच में अब बड़े टुकड़े भेजना चाहते हो? अगर तुम उन्हें खो दोगे तो तुम नुकसान में रहोगे, जुन ने दक्ष को चेतावनी दी। इस बारे में चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उसे अपने बड़े मोहरे से फंसा रहा हूँ और अगर वह चारा खा लेता है तो यह मेरी जीत होगी, दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए उत्तर दिया। यह आदान प्रदान कुछ और समय तक जारी रहा क्योंकि लाल बालों वाला लड़का दक्ष के बड़े टुकड़े को मारने के प्रयास में अपने कमजोर टुकड़ों को खोता रहा, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुआ। दक्ष वास्तव में चारा डालने में बहुत सावधान था और हमेशा पहले से ही योजना बनाकर रखता था कि उसे कैसे जवाबी हमला करना है। लाल बालों वाला लड़का अपने ज्ञान और अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों को प्रभावित करने दे रहा था, जबकि दक्ष अपने उस दर्शन का पालन कर रहा था जो उसने शतरंज खेलते समय अपनाया था। वो 5 कदम आगे की सोच रहा था। सौभाग्य से सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। लाल बालों वाला लड़का वास्तव में आलोचनात्मक सोच और स्थिति के अनुसार समायोजन करने में बहुत खराब था। दक्ष के मजाक के कारण उसकी भावनाएं हर जगह घूम रही थीं। उसके मोहरे लगातार मरते रहे। दक्ष ने अपना बड़ा मोहरा और कुछ मोहरे भी खो दिए, लेकिन ये स्पष्ट था कि दक्ष अभी भी लाभ में था। कुछ ही समय में लाल बालों वाले लड़के ने अपने अधिकांश मोहरे खो दिए और उसके पास केवल एक रानी बची थी, जबकि दक्ष के पास 4 मोहरे और 1 रानी थी। लाल बालों वाले लड़के के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था, जैसे कि अब दक्ष की बारी थी और उसकी रानी को घेर लिया गया था। नंबर 3, सफेद राजा के नंबर 17 को मार डालो, दक्ष ने अपने मोहरे को आदेश दिया। प्यादे ने भावशून्य चेहरे के साथ अपनी तलवार घुमाई और तलवार से वार कर दिया। रानी का सिर पूर्व दिशा में अलग हो गया, जो शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। लाल बालों वाला लड़का अब भयभीत था क्योंकि उसे पता था कि क्या होने वाला है। वह अपने क्रिस्टल को कुचलने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर एक ऐसी ताकत से बंधा हुआ था जो उसे अपना शरीर हिलाने की अनुमति नहीं दे रही थी। चूंकि तुम आगे नहीं बढ़ सकते और तुम्हारे पास कोई मोहरा भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि जब तक वे तुम्हें मार नहीं देते तब तक मेरे पास असीमित चालें होंगी, दक्ष ने लाल बालों वाले लड़के के पीले चेहरे को देखते हुए कहा। दक्ष ने कहा, अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज मत करना जिसे नाराज करने का तुम जोखिम नहीं उठा सकते। वह अपनी टुकड़ियों को चलने का आदेश देने ही वाला था, लेकिन जब उसने लाल बालों वाले आदमी को बोलते देखा तो वह रुक गया। रुको, रुको, उन्हें मुझ पर हमला करने के लिए मत कहो, मुझे तुम्हें कुछ देने दो। अगर तुम खुद को मार दो और मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारी माँ को अपना सब कुछ दे दूंगा। मैं एक बुजुर्ग का बेटा हूँ, मेरे पिता भी उसे अपनी सारी संपत्ति और खजाने दे देंगे। वो उन सभी संसाधनों के साथ हमेशा खुशी से रहेगी। ये सब संभव है अगर तुम बस खुद को मार दो और मुझे जाने दो, लाल बालों वाले लड़के ने पूरी गंभीरता से दक्ष से कहा। मैं सोच रहा था कि तुम क्या कहने जा रहे हो, लेकिन यह वही था। मुझे पता था कि तुम एक मूर्ख हो, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि वह यह मान ले कि यह काम करेगा। 17वें नंबर पर श्वेत राजा को मार डालो और उसकी पीड़ा समाप्त करो, दक्ष ने रानी को अपनी ओर से आदेश दिया। रानी लाल बालों वाले लड़के के पास गई, उसके सीने में हाथ डाला और उसका दिल बाहर निकाला। उसने उस दिल को उसकी आंखों के सामने कुचल दिया। इसके बाद उसने उसके सिर पर मुक्का भी मारा, जिससे उसका सिर तुरंत फल की तरह फट गया। उसके सिर के अंदरूनी हिस्से हर जगह बिखर गए, जिनमें से कुछ रानी के चेहरे पर भी गिरे।
तारांकन 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 तारांकन। वो सफल हुआ, वो जीता। अद्भुत, उसने एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। सभी बुजुर्ग जो देख रहे थे वे दक्ष की जीत देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी दक्ष की सफलता के लिए मुयुन को बधाई देने लगे। केवल कुछ ही बुजुर्ग थे जो खुश नहीं थे। उनमें से एक लाल बालों वाले लड़के का पिता था जो अभी मारा गया था, लेकिन दक्ष, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली लेकिन कुछ नहीं बोला। तारांकन 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 तारांकन। दक्ष को लगा जैसे वह किसी प्रतिबंध से मुक्त हो गया है। अब वह राजा की तरह उसी स्थिति में फंसा हुआ नहीं था। वो कमरे में इधर उधर रहने में सक्षम था। उसने देखा कि उसके सामने एक दरवाजा खुल गया। धन्यवाद शुन, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए शुन को धन्यवाद दिया। मैंने तुम्हें केवल नियम बताए थे, बाकी सब तुमने खुद ही किया। तुमने वाकई बहुत अच्छा खेला। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो। जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बेशक, मैं होशियार। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मैं तुम्हें हमारी यात्रा की शुरुआत से ही यह बता रहा हूँ। दक्ष ने दरवाजे में प्रवेश करते हुए हंसते हुए कहा। मुझे अभी भी इस पर बहुत संदेह है। जुन ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दक्ष दरवाजे से अंदर आया और लिया गई कमरे से बाहर निकलकर एक अलग जगह पर दिखाई दिया, जहां ऐसा लग रहा था कि वहां पहले से ही लोग मौजूद थे। वो एक कमरे में था जिसमें पहले से ही 4 लोग थे। दक्ष यहां आने वाला 5वां व्यक्ति था। दक्ष से पहले यहां आए सभी 4 लोगों की साधना दक्ष से अधिक थी। उनमें से 2 शीर्ष आकाश क्षेत्र साधक थे, जबकि उनमें से एक 7वें चरण का आकाश क्षेत्र साधक था। यहाँ अंतिम व्यक्ति आकाश क्षेत्र साधक का 5वां चरण था। दक्ष बाकी सभी की तुलना में कमजोर था क्योंकि वह केवल आकाश क्षेत्र के प्रथम चरण में था, लेकिन उसकी असली ताकत उसके साधना क्षेत्र के लोगों से कहीं अधिक थी। अन्य शिष्य जो अपने पिछले परीक्षणों में सफल हुए, क्या यह वो प्रतीक्षा कक्ष है जहां हम उन अन्य लोगों की प्रतीक्षा करते हैं जो समान संख्या में परीक्षणों में सफल होते हैं? मुझे लगता है कि इस बिंदु के बाद परीक्षण एक साथ आ जाते हैं। मेरी समझ से अब तक अधिकांश प्रतिभागियों को बाहर हो जाना चाहिए था। जो लोग यहां तक पहुंच सकते हैं वे निश्चित रूप से शीर्ष पर होंगे। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कितने सफल होंगे, दक्ष ने सोचा, क्योंकि वह भी अन्य शिष्यों की तरह किनारे पर बैठा था। एक बच्चा यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह एल्डर म्यू युन का बेटा है। वह आकाश क्षेत्र का साधक भी नहीं है। वह यहाँ कैसे पहुँच सकता है? 5वें चरण के आकाश क्षेत्र के साधक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ठीक वैसे ही जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं। उसे एक आसान परीक्षण मिला होगा जिसमें ताकत पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था, पीक स्काई रियल्म कल्टीवेटर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। जब तक परीक्षण में सफल होने वाले सभी लोग यहाँ हैं और बाकी सभी बाहर हो चुके हैं, हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं। उम्मीद है कि वे हमें लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाएंगे। 7वें चरण के आकाश क्षेत्र के साधक ने प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए कहा। वू मिन को भी रास्ते में ही आना चाहिए। मैंने सोचा था कि वह जल्दी ही आ जाएगा। तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? पीक स्काई रियल्म साधक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो नहीं जानता था कि जिस साधक के बारे में वह बात कर रहा था उसे पिछले परीक्षण में दक्ष ने पहले ही मार दिया था। 10 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा और किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर से कदमों की आवाज सुनी। सभी ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। यह वही है, वो यहाँ 6ठा व्यक्ति है। दक्ष ने यहाँ पहुंचे नए व्यक्ति को देखकर बुदबुदाया। यह मी यिन थी। वो वही लड़की थी जो मौत के हॉल में वांग जुन के साथ आई थी। वो उस लड़की की बहन भी थी जिसने मुलिन को मारा था। दक्ष को भी पता था कि वह छाया के पीछे से मुलिन की मौत में गहराई से शामिल थी। उसके अनुसार वही तार खींच रही थी। मी यिन ने कमरे में प्रवेश किया और कमरे के दूसरे छोर पर नीचे देखने से पहले उसने केवल एक बार दक्ष की ओर देखा। उसमें वाकई कुछ अजीब बात है। वो सामान्य नहीं लगती, दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए सोचा।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा है। ऐसा लगता है कि वह आभा उसकी साधना को छिपा रही है। वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर कोई उसे साधना छिपाते हुए नहीं पकड़ सकता तो उसका कौशल स्वर्ग के कफन जितना मजबूत होना चाहिए, जो तुम्हें अपने पहले ट्रायल में ब्लडलाइन मंदिर से मिला था। मुझे पता है वो अपनी साधना को मध्य आकाशीय क्षेत्र की साधिका की तरह बना रही है। वह कम से कम आकाशीय क्षेत्र के उच्च स्तर पर है, शायद 10वें स्तर पर भी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा। जो भी हो, वो अपनी साधना को जितना चाहे छिपा सकती है। अगर यह शक्ति का परीक्षण है तो मैं उसे हरा दूंगा, और अगर यह बुद्धि का परीक्षण है तो मैं उसे हरा दूंगा। मैं हारने वाला नहीं हूँ। रहस्य क्षेत्र वास्तव में दिलचस्प है और जानकारी प्राप्त करने के लिए मंदिर के ऊपरी क्षेत्रों में प्रवेश करने की मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, उसने जून से कहा। बस उसके आसपास सावधान रहना। मुझे लगता है कि वह यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे खतरनाक है। उसे कम मत आंकना, जून ने पूरी गंभीरता से दक्ष को याद दिलाया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दक्ष को दुश्मन को समझने के लिए नुकसान उठाना पड़े। मैं सावधान रहूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दक्ष ने जून से कहा, मैं अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। यह अच्छी बात है, जून ने उत्तर दिया। कुछ समय बाद एक और शिष्य कमरे में दाखिल हुआ। यह एक और पीक स्काई रियल्म कल्टीवेटर था। जैसे जैसे नए शिष्य आते गए, समय बीतता गया। जैसे ही 10वां शिष्य यहाँ पहुँचा, प्रवेश द्वार बंद हो गया। मुझे लगता है कि अब हमारे पास बस इतना ही है। आखिरकार हम परीक्षण का अगला भाग शुरू कर सकते हैं, शिष्यों ने कहा, जब वे प्रवेश द्वार बंद होते देखकर खड़े हुए, जिसका मतलब था कि पिछले परीक्षणों में सफल होने वाले सभी शिष्य पहले से ही यहाँ थे। बाकी सभी को बाहर कर दिया गया। यहाँ मौजूद 10 शिष्यों में सिर्फ एक लड़की थी। मी येन यहाँ अकेली लड़की थी। दूसरी ओर दक्ष आकाश क्षेत्र साधना के पहले चरण के साथ यहाँ सबसे कमजोर साधना वाली व्यक्ति थी। मी येन आकाश क्षेत्र साधना के चौथे चरण के साथ दूसरी सबसे कमजोर थी, लेकिन दक्ष जानती थी कि वह शायद यहाँ सबसे मजबूत थी और उसकी साधना नकली थी। प्रवेश द्वार बंद होने के बाद सामने की दीवार पर एक और दरवाजा दिखाई दिया। चलो अगले परीक्षण के लिए चलें, पीक स्काई रियल्म कल्टीवेटर्स ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। दक्ष भी उनके पीछे चला गया। सभी 10 शिष्य एक बड़े कमरे में पहुंच गए। उनके सामने 10 सीढ़ियां थीं जो आगे की ओर जा रही थीं। एक सीढ़ी चुनो और पहले पायदान पर खड़े हो जाओ। रहस्यमयी आवाज फिर से कमरे में गूंजी और उन सबको यही करने को कहा। पीक स्काई रियल्म कल्टीवेटर सबसे तेज थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत एक सीढ़ी चुन ली और पहले पायदान पर खड़े हो गए। बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। दक्ष ने आखिरी सीढ़ी चुनी, क्योंकि वही एकमात्र बची हुई सीढ़ी थी। उसने अपने लिए सीढ़ियां चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसका मानना था कि ये सभी सीढ़ियां एक जैसी हैं और परीक्षण अलग अलग है। भले ही सीढ़ियों का चयन कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, लेकिन अगर वह चुनने वाला पहला व्यक्ति होता तो भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी सीढ़ियां एक जैसी दिखती थी और इसका मतलब था कि आप बिना ये जाने कि आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बस अनुमान लगाना। शिष्यों में से एक ने सीढ़ियों पर दूसरा कदम रखने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने दूसरों से कहा, ये सीढ़ियां हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अन्य शिष्यों ने भी यही प्रयास किया, लेकिन वे भी आगे नहीं बढ़ सके। दक्ष को यह वैसा ही लगा जैसा उसने शतरंज के मैदान में सामना किया था। कुछ प्रकार के नियम तो होंगे ही, दक्ष ने सोचा, जब वो रहस्यमयी आवाज का इंतजार कर रहा था जो उन्हें मुकदमे की बाकी बातें बताए। जब दक्ष इंतजार कर रहा था तो उसके सामने एक 9 मुंह वाला पासा आया। वो उसके सामने तैरने लगा। जब वो सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है, तो उसने एक आवाज सुनी। इस परीक्षण का उद्देश्य सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचना है। जो सफल होगा वह मृत्यु बलिदान जीतेगा और अन्य 9 को मृत्यु के हॉल में बलिदान कर दिया जाएगा। दक्ष और अन्य लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। यह मंदिर का पुजारी था जो मृत्यु बलि संभाल रहा था।
आपके सामने रखा गया पासा इस परीक्षण में आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। प्रत्येक सीढ़ी पर कुछ शब्द लिखे हैं जो आपके उन पर कदम रखने पर स्पष्ट हो जाएंगे। जब आप पासा घुमाएंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वह आपके वर्तमान चरण में आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों की संख्या होगी। आपको सीढ़ियों पर लिखे शब्दों का पालन करना होगा। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक शीर्ष पर पहुंच जाएगा वो विजेता होगा। आपको बस इतना ही जानना है। अभी शुरू करें, मंदिर के पुजारी ने कहा। ये परीक्षण भाग्य पर आधारित है, दक्ष ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा। ये सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं करता है, मंदिर के पुजारी ने दक्ष की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मंदिर के पुजारी को अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। भले ही वह इतनी दूर खड़ा था, लेकिन वह फिर भी सावधान था और उसने केवल वही बातें कही जो उसे पता था कि उसे परेशानी में नहीं डाल सकती। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने तैर रहे पासे को पकड़ लिया। उसने अपने सामने पासे उछाले। पासे हवा में घूमते रहे और 3 नंबर पर रुक गए। 3, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब वो हिलने में सक्षम था। वो 3 सीढ़ियां चढ़ गया और सीढ़ी की चौथी सीढ़ी पर रुक गया। जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने आए, सीढ़ियां चमकने लगी। एक हाथ के बदले 2 हाथ, एक पैर के बदले 2 पैर, दक्ष ने शब्द पढ़े। इसका क्या मतलब है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए जोर से पूछा। वो मंदिर में बलिदान के संबंध में इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को आपके द्वारा प्राप्त नुकसान से दोगुना नुकसान होगा। यदि आप एक हाथ का बलिदान करते हैं तो दूसरों को भी एक हाथ खोना पड़ेगा, लेकिन उन्हें 2 हाथ खोने का दर्द महसूस होगा। मंदिर के पुजारी ने दक्ष को शब्दों का अर्थ समझाया। अन्य शिष्यों ने गहरी चिंता के साथ दक्ष को देखा और सोचा कि वो उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाएगा। सुनो यार, इस खेल के लिए तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो इस खेल को केवल किस्मत पर आधारित रखते हैं। मुझे यकीन है कि इस तरह से तुम्हें शीर्ष पर पहुंचने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कुछ शिष्यों ने दक्ष को कुछ न करने और इस खेल को छोड़ने के लिए मनाना शुरू कर दिया। शब्दों में यह नहीं कहा गया था कि उसे खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत है। क्या वे सोचते हैं कि मैं वाकई इतना मूर्ख हूं कि मैं उनकी बातें मान लूंगा? मैं इस अवसर का उपयोग उनके हाथ काटकर दर्द से उनका दिमाग तोड़ने के लिए कर सकता हूं। हालांकि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा शरीर और मेरा खून उनसे ज्यादा कीमती है। मैं दूसरों को दर्द और वही सजा देने के लिए खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, दक्ष ने सोचा। मैं खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, दक्ष ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, शब्द उसके सामने से गायब हो गए। पासे भी गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हो गए। अच्छा काम है यार, तुम होशियार हो। तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, उसे मनाने की कोशिश कर रहे शिष्यों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मूर्ख सोचता है कि मैं नहीं समझ सकता कि वह क्या सोच रहा है, दक्ष ने भावशून्य चेहरे वाले उस आदमी को देखते हुए सोचा। अब पासा उसके सामने था। आदमी ने पासा पकड़ा और उसे फेंका। हा, नंबर 9, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पासे पर नंबर देखकर वह आदमी हंसा। उसे अधिकतम रोल मिले थे। वो 9 सीढ़ियां चढ़कर 10वीं सीढ़ी पर रुक गया। जैसे ही शब्द आदमी के सामने आए, सीढ़ियां चमकने लगी। मुझे भी ऐसा ही फायदा मिले। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब घंटों तक दर्द में रोते रहो, आदमी ने शब्दों को पढ़ना शुरू करने से पहले सोचा। जैसे ही उसने शब्द पढ़े, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जो शब्द पढ़ रहा था, उन पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुमने अपना दाहिना हाथ काट लिया? उसने रोते हुए चेहरा बनाते हुए कहा। यह क्या है? इसमें बस इतना लिखा है कि मुझे अपना हाथ काटना है। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि दूसरों को दर्द होगा या नहीं। बस इतना ही नहीं हो सकता। कृपया इन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझाइए, उस व्यक्ति ने मंदिर के पुजारी की ओर देखते हुए पूछा। इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपना हाथ काटना होगा। सभी कार्य या कदम उठाने से आपको मिलने वाले लाभ एक जैसे नहीं होंगे। कुछ सभी के लिए बुरे हो सकते हैं, जबकि कुछ सिर्फ आपके लिए बुरे हो सकते हैं। कुछ दूसरों के लिए बुरे भी हो सकते हैं, आपके लिए नहीं।
आपको वह मिला है जो सिर्फ आपके लिए बुरा है, लेकिन आपको उसे करना ही होगा। अगर आप इसे 9 मिनट से कम समय में नहीं करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा, मंदिर के पुजारी ने समझाया। मंदिर के पुजारी की पुष्टि के बाद उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उसने अपनी अंगूठी से तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया, जिससे उसका दाहिना हाथ कट गया। उसका अलग हुआ हाथ सीढ़ियों पर गिर गया। आदमी ने देखा कि उसका हाथ सीढ़ियों में समा गया है और वह अपने दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी मांसपेशियों को उभार रहा था। अच्छा, मंदिर के पुजारी ने अपना सिर हिलाया। पासा दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। अब यह मी यिन के सामने था। मी यिन ने पासा पकड़ा और उसे घुमाया। पासा एक बार फिर 9 नंबर पर गिरा। मी यिन सीढ़ियां चढ़ती हुई 10वीं सीढ़ी पर पहुंच गई। उसकी सीढ़ियां चमकने लगी और मी यिन के सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। 3 कदम नीचे आओ, मी यिन ने शब्द पढ़े। उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था और 3 सीढ़ियां नीचे उतरी। वो 7वीं सीढ़ी पर खड़ी हो गई। सीढ़ियों की चमक बंद हो गई। पासे गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुए। इस बार पासा एक शीर्ष आकाशीय शिष्य के समक्ष प्रकट हुआ। उस व्यक्ति ने पासा फेंका जो 1 पर रुका। वो व्यक्ति एक सीढ़ी चढ़ते समय कोसता रहा और अंत में दूसरी सीढ़ी पर आ गया। जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने आए, सीढ़ियां फिर से चमकने लगी। उन्होंने कहा, 5 मिनट में घातक मानसिक भ्रम की भूल-भुलैया को पार करके 10 और सीढ़ियां चढ़ो। असफल होने पर 1 कदम पीछे हट जाओ। ये घातक मानसिक भ्रम की कौन सी भूल-भुलैया है? आदमी ने असमंजस में पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह मंदिर के पुजारी से पूछने के लिए पीछे मुड़ पाता, उसने अपने आसपास का माहौल बदलते देखा, क्योंकि उसने खुद को एक खूनी भूल-भुलैया में खड़ा पाया। दक्ष और बाकी लोग उस आदमी को चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। पहले कुछ सेकंड तक तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो चीखने लगा, मानो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। 5 मिनट बीत गए और उस आदमी ने सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी आंखें खोली। मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मानो उसे खुद इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। तुम मौत की भूल-भुलैया को पार करने में असफल रहे। 1 कदम पीछे हटो। आदमी के सामने शब्द बदल गए। वह आदमी आह भरते हुए नीचे उतरा और अंततः उसी पहली सीढ़ी पर पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। ये दिलचस्प है। तो इस आखिरी परीक्षा का एक बड़ा हिस्सा भाग्य पर आधारित है, लेकिन अन्य कारक भी है। एक व्यक्ति की योग्यताएं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम से कम ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर नहीं है। मुझे ऐसी परीक्षाएं पसंद नहीं है जो भाग्य पर निर्भर हो, दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। जिस व्यक्ति को शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था, वो निराश था क्योंकि उसे मौत की मानसिक भूल-भुलैया का सामना करना पड़ा था। उसने सभी दर्द सहे, लेकिन असफल होने के बाद उसे वापस लौटना पड़ा। अब उसकी बारी बर्बाद हो गई थी और जब परीक्षण पूरा हो गया तो वह बाकी सभी से पीछे रह गया। पासा दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ और जैसे जैसे सभी शिष्य अपने अपने कार्य करते गए, वैसे वैसे वह अपनी स्थिति बदलता रहा। जल्द ही 10 में से 9 शिष्यों ने सीढ़ियों पर चढ़ने का अपना पहला प्रयास पूरा कर लिया और उनमें से 2 शिष्य 10वीं सीढ़ी पर खड़े होकर बाकी सभी से आगे निकल गए। इस समय पासा 10वें शिष्यों के सामने था जो मी यिन थे। मी यिन ने पासा पकड़ा और उसे घुमाया। पासा 9 नंबर पर रुका। मी यिन 9 सीढ़ियां चढ़कर 10वीं सीढ़ी पर पहुंच गई। वो जिस सीढ़ियां पर खड़ी थी वे चमकने लगी जैसे ही उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। अपने प्रतिद्वंद्वी को घातक पासा का अभिशाप दो, मी यिन ने शब्दों को जोर से पढ़ा। उसने कार्य के बारे में स्पष्टीकरण पाने के लिए मंदिर के पुजारी की ओर देखा। इस बार तुम्हें एक विशेष अधिकार मिला है। तुम बाकी 9 शिष्यों में से किसी को भी श्राप दे सकते हो। इस बार उन्हें नुकसान होगा, मंदिर के पुजारी ने समझाया। खैर, ये तो बहुत बुरा है, वो मुझे ही चुनेगी, दक्ष ने आह भरते हुए सोचा। उसे इतनी बेवकूफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी साधना बाकी सभी से कमजोर है और तुम नेतृत्व में भी नहीं हो। उसे उन लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है।
मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, वो इतनी बेवकूफ नहीं लगती। जुन ने दक्ष को अविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया। क्या आप इस पर दांव लगाना चाहेंगे? मुझे अपने अनुमान पर पूरा भरोसा है, दक्ष ने जुन से कहा। जरूर, मैं तैयार हूँ। मुझे भी अपनी धारणा पर पूरा भरोसा है। शर्त यह है कि अगर मैं जीत गया तो तुम हमेशा मुझे मास्टर कहोगे, जुन ने दक्ष से कहा। जरूर, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे जब भी चूमने को कहोगी, चूमने दोगी, दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है, शर्त पक्की हो गई है। मुझे पूरा भरोसा है तुम जीतने वाली नहीं हो। आखिरकार मुझे जीवन भर के लिए गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ, जून ने शर्त पर सहमति जताते हुए हंसते हुए कहा। बस इंतजार करो और देखो, दक्ष ने अपनी बाह मोड़ते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। मी येन अभी भी अपने सामने लिखे शब्दों को देख रही थी। उसने शब्दों से अपनी दृष्टि हटा ली और अन्य सभी शिष्यों की ओर देखने लगी। लगभग सभी शिष्य उसकी निगाहों से डर गए और दूसरी तरफ देखने लगे क्योंकि वे उसका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। वे बदकिस्मत नहीं बनना चाहते थे और अंतिम परीक्षण में जीत के इतने करीब होने पर भी शाप और नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। दक्ष एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो डरा हुआ नहीं लग रहा था। तारानकन 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 मृत्यु के मंदिर के बाहर खड़े अन्य बुजुर्ग भी उसकी प्रतिक्रिया और उसकी पसंद का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा, येन, उस म्यू लिन को शाप दो, उसे मुकदमे से बाहर निकालो, फू मिन ने मुस्कुराते हुए सोचा। रुआन यी और म्यू यून ने भी अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि म्यू लिन ही वह व्यक्ति होगा जिसे वह चुनेगी, क्योंकि वह उस समय सबसे कमजोर दावेदार था। तारानकन 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 तारानकन, मी यून ने अंततः अपना मुंह खोला और अपना हाथ उठाकर एक शिष्य की ओर अपनी उंगलियां उठाई। मैंने म्यू लिन को चुना है, उसने दक्ष की ओर उंगली उठाते हुए कहा। कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे भी जुन, भविष्य में उस शर्त का पालन करने के लिए तैयार हो जाओ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपने विचारों का उपयोग करते हुए जुन को सूचित किया। वो शाप खाने के बाद मुस्कुरा रहा है। क्या वह आदमी मूर्ख है? मुझे लगता है कि वह यहाँ जीतने के लिए नहीं आया है, वह यहाँ मरने के लिए आया होगा। क्या मूर्ख है? अन्य शिष्यों ने दक्ष को मुस्कुराते हुए देखा और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मृत्यु भवन के बाहर खड़े बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। मी येन ने भी भौहें सिकोड़ी जब उसने देखा कि दक्ष उसके चेहरे पर कोई डर नहीं लेकर उसे देख रहा था। दक्ष के सामने की सीढ़ियां चमकने लगी जैसे ही उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। तुम्हें घातक पासे का अभिशाप मिला है। भविष्य में यदि तुम्हें 7 से अधिक अंक मिले तो तुम अपनी बारी में सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे, दक्ष ने शब्दों को पढ़ा। चेन, यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, इसलिए जब भी मुझे 7 से अधिक अंक मिलते हैं मैं अपनी बारी छोड़ देता हूँ, दक्ष ने शब्दों को पढ़ते हुए कहा। इस मीठे उपहार के लिए धन्यवाद, दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में मी येन की ओर देखते हुए कहा। मी येन दक्ष की मुस्कान से हैरान रह गई जब उसने उसे देखा। उसे लगा जैसे कोई क्रूर जानवर उसे घूर रहा है और चारों ओर अंधेरा छा गया है। यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि दक्ष ने अपनी नजर मी येन से हटा ली थी। पासे उसके सामने तैर रहे थे क्योंकि अब उसकी बारी थी। सभी 10 पासे अपनी पहली बारी पूरी कर चुके थे। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और पासा पकड़ लिया। उसने पासा फेंका। पासा कुछ देर तक घूमता रहा और एक संख्या पर आकर रुक गया। ये 6 है, मुझे आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए, दक्ष ने पासे पर संख्या पढ़ते हुए कहा। वो 6 सीढ़ियां चढ़कर बाकी सभी से आगे निकल गया। जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने आए, सीढ़ियां चमकने लगी। दक्ष ने शब्दों को पढ़ा और मी येन की ओर देखते हुए अपनी हंसी रोक नहीं सका। किसी भी पिछले दौर में आपको जो नुकसान हुआ है उसे किसी भी प्रतिद्वंद्वी को लौटा दो, दक्ष ने शब्दों को पढ़ा। क्या क्षति में श्राप भी शामिल है? दक्ष ने मंदिर के पुजारी से बातचीत के लिए पूछा, हालांकि वह जानता था कि वह सही था। शाप भी क्षति में शामिल हैं क्योंकि उन्होंने इस परीक्षण में आपकी जीत की संभावनाओं को प्रभावित किया है, इसलिए आप शापों को वापस भी कर सकते हैं। इससे आप पर लगा शाप नहीं हटेगा, लेकिन इससे आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति को भी शाप मिल जाएगा।
मंदिर के पुजारी ने दक्ष को समझाया, मिस येन, आपने मुझे जो उपहार दिया उसके लिए धन्यवाद। मुझे भी अपनी दयालुता दिखाने के लिए आपको एक उपहार देने की अनुमति दें। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां मी येन की ओर इशारा की। मी येन की सीढ़ियां चमकने लगी जैसे ही उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। आपको घातक पासे का अभिशाप मिला है। भविष्य में यदि आपको 5 से अधिक संख्या मिलती है तो आप अपनी बारी में सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। मी येन ने शब्दों को पढ़ा। हालांकि दक्ष का मन कुछ और ही था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह मौत का दिमागी चक्रव्यूह क्या है जिसने सभी को इतना दुखी कर दिया। वे इसे समय पर क्यों नहीं पार कर पाए? जब कार्य ने उन्हें इसे पार करने के लिए 3 मिनट का समय दिया तो इसका मतलब था कि कार्य को 3 मिनट में पूरा करना मुश्किल था, लेकिन यह असंभव नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह उस आदमी की स्थिति में होता तो क्या वह इसे पूरा कर पाता या नहीं। यह एक भूल-भुलैया है जो वास्तविक नहीं है और केवल मन में बनाई गई है। ये बहुत हद तक मन के भ्रम की तरह लगता है। अगर यह वास्तव में एक भ्रम है तो मैं इसे और अधिक आसानी से साफ कर सकता हूँ, दक्ष ने सोचा। वह जानता था कि यह उस समय केवल एक धारणा थी क्योंकि उसे मृत्यु के मन के भूल-भुलैया के बारे में केवल बाहरी समझ थी। जिस व्यक्ति ने काले बालों वाले व्यक्ति को ये सजा दी थी वह भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वह खुश भी था क्योंकि वह एक शक्तिशाली दुश्मन से छुटकारा पाने में सक्षम था। पासे उसके सामने से गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हो गए। अब वास्तव में काले बालों वाले व्यक्ति की बारी थी, लेकिन वह अब मर चुका था, इसलिए पासे ने अगले व्यक्ति को चुन लिया। अगले व्यक्ति ने पासा पकड़ा और उसे फेंका। पासा नंबर 4 पर रुक गया। आदमी 4 सीढ़ियां चढ़ गया और दुनिया के सामने आने का इंतजार करने लगा जो उसे बताए कि उसे क्या करना है। सीढ़ियां चमकने लगी और उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। आदमी ने शब्द पढ़े, डबल रोल पाने के लिए एक व्यक्ति का चयन करें। उन्होंने मंदिर के पुजारी की ओर भी देखा और उनसे शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। मंदिर के पुजारी ने बताया, आप अपने अलावा अभी भी जीवित बचे शिष्यों में से किसी एक को चुन सकते हैं। वो व्यक्ति अपनी बारी आने पर 2 बार पासा पलट सकेगा। ये बहुत बेकार काम है। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बजाय यह मुझसे उस व्यक्ति को चुनने के लिए कहता है जिसे लाभ मिलेगा, जबकि इस मुकदमे में बाकी सभी मेरे दुश्मन हैं, आदमी ने झुंझलाहट में कहा। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपना काम पूरा करना था, नहीं तो उसकी मौत हो जाती। वो व्यक्ति शिष्यों की ओर देख रहा था ताकि वो उस व्यक्ति को ढूंढ सके जिसके इस परीक्षण में उसका प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना सबसे कम थी, क्योंकि वह अपने कार्य से किसी को भी लाभ नहीं देना चाहता था। सभी शिष्यों को उम्मीद थी कि वे ही उस व्यक्ति द्वारा चुने जाएंगे। वे सभी अपने चेहरों पर हल्की मुस्कान लिए उस व्यक्ति के चयन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अभी किसी की मौत का कारण बना था वह भी मासूमियत से मुस्कुरा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि उसका चयन हो जाएगा। मैंने तुम्हें चुना, अंततः उस व्यक्ति ने निर्णय ले लिया और उसने एक शिष्य की ओर अपनी उंगली उठाई। वह यहाँ सबसे कमजोर है। अगर उसे 2 बार मौका भी मिल जाए तो भी वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं बन पाएगा, आदमी ने सोचा। दक्ष ने देखा कि उंगली उसकी ओर इशारा कर रही है। मुझे पता था, कमरे में सबसे कमजोर दिखने के कुछ फायदे हैं, खासकर इस तरह के परीक्षणों में, दक्ष ने सोचा और उसने शालीनता से मुस्कुराते हुए मुफ्त उपहार स्वीकार कर लिया। पासा फिर गायब हो गया और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। उस आदमी ने उसे दिए गए कार्य में लिखा था, अपने आप को मार डालो। यह क्या काम है? इसने तो मुझे सीधे मरने के लिए कह दिया, कोई मौका भी नहीं। शिष्य ने अविश्वास के भाव के साथ मंदिर के पुजारी से शिकायत की। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें वही करना होगा जो इसमें कहा गया है, अन्यथा तुम अपना काम न करने के कारण मर जाओगे। मंदिर के पुजारी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। करो यार, नियमों का पालन। आपको अपना काम पूरा करना होगा। हम सबने भी अपना काम पूरा कर लिया है। अन्य शिष्यों ने भी अपनी राय देना शुरू कर दिया ताकि उस व्यक्ति को कार्य पूरा करने और खुद को मारने के लिए यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं
अगर यह आप इसका व्यक्ति मर उपयोग कर जाता सकते तो हैं। उन्हें एक व्यक्ति हमें कोई की चिंता समस्या कम नहीं करनी है। पड़ती। हमारे नोबल ऑफ किंग क्या चैनल बात को है सब्सक्राइब क्या करें तुम्हें लगता है और कि मैं लाइक नहीं करें, जानता शेयर कि करें। तुम क्या चाहते हो? तुम सब चाहते हो कि मैं मर जाऊं ताकि प्रतियोगियों में कमी आए। केवल एक मूर्ख ही आत्महत्या करेगा। शिष्य ने कार्य पूरा करने से इनकार करते हुए कहा। आदमी के सामने तैर रहे चमकीले शब्द अगले कुछ मिनटों तक उसके सामने तैरते रहे, लेकिन जब आदमी ने कार्य के अनुसार काम नहीं किया तो शब्द लाल हो गए और आदमी की ओर उड़ने लगे। वे उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या? आदमी ने असमंजस में कहा जब उसने देखा कि शब्द उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दक्ष भी अपने सामने हो रही घटनाओं को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। रक्त लाल शब्द उस आदमी के शरीर में प्रवेश करते ही शरीर अचानक फट गया और उसका खून सीढ़ियों पर चारों ओर फैल गया। जैसा कि मैंने कहा, यदि तुम कहे अनुसार नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। एक कारण है कि इसे मंदिर बलिदान कहा जाता है। जब तुमने इसमें भाग लिया था तो तुमने असफल होने पर बलि देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। तुम्हारे पास उस क्रिस्टल को कुचलकर कई बार बाहर निकलने का मौका था।